नमस्कार, सुप्रभात, जय श्री राम, आदाब। अच्छे होंगे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। वीडियो देखने के बाद तो दिन प्रतिदिन अच्छे हो रहे होंगे, लेकिन वीडियो समझेंगे, उसे अच्छे से देखेंगे तब अच्छे हो रहे होंगे। अगर वीडियो बाउंस कर रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझसे तुरंत मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज करे या फ़ोन करे कि उसे वीडियो समझ में नहीं आ रहे हैं। मुझे कुछ सुनने में आया कि आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहे हैं, फिजिक्स के वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, खास तौर से गर्ल्स को। तो अगर किसी भी लड़की को प्रॉब्लम हो रही है वीडियो समझने में, तो उन्हें संकोच मुझे बताए। हाँ, जिनका बैकग्राउंड होम साइंस का रहा होगा और उन्होंने 11th में जाके फिजिक्स लिया होगा, उन्हें बिल्कुल ही प्रॉब्लम हो रही होगी, 100% प्रॉब्लम हो रही होगी। लेकिन जिन बच्चियों ने 10th में मैथ पढ़ रखा होगा, उन्हें प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। तो भैया, अगर जिससे प्रॉब्लम है तो निसंकोच मुझे बताए। फिजिक्स के इस चौथे वीडियो में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता है ये विशाल मिश्रा, ओम श्री पांडे एंड द सक्सेस जोन इंस्टीट्यूट से। भैया, पिछले 3 वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के पहले चैप्टर्स कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ चुके हैं, और कूलॉम्स लॉ के बारे में चार्ज कैसे जनरेट होता है, उसका क्या क्या रोल होता है, ये सब कुछ हम लोगों ने पढ़ रखा था। पिछली क्लास में हम लोग ने वैद्युत बल रेखा पढ़ा था और वैद्युत बल रेखाओं के गुण पढ़े थे, और गुण पढ़ने के बाद में हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा था और वैद्युत क्षेत्र की दिशा पढ़ा था। ये सब कुछ पढ़ने के बाद हमने अपने वीडियो को समाप्त किया था विमा निकालकर। तो उम्मीद करता हूं कि आपने पिछली रात वाला वीडियो देखा होगा। माफ़ी चाहूँगा कि मैं कल रात को वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, क्योंकि आंधी और हल्की फुल्की बूंदाबांदी की वजह से वीडियो शूट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से गुस्साखी है। आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आप लोग उसे देखें। आज के जो टॉपिक्स हमारे सामने लिखे हुए हैं वो आप अच्छे प्रकार से देख पा रहे होंगे। पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, यानी अगर कोई चार्ज रखा है तो वो चार्ज कितना वैद्युत क्षेत्र बना रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे आज थोड़ा गहरे रूप से। दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, अगर 2-3 चार्ज या 4-5 चार्ज या n नंबर ऑफ चार्ज। n नंबर ऑफ चार्ज का मतलब होता है जितने चार्ज आप लेना चाहें। अगर उतने सारे चार्ज एक साथ रखे हैं और हमसे पूछा है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वहां के लिए हम लोग इस फॉर्मूले को पढ़ेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक है चार्ज बैलेंसिंग। ये टॉपिक मैं आगे पढ़ाता आपको, लेकिन 2 वीडियो देखने के बाद एक लड़की का फोन आया सुबह, नेहा अग्रही, क्लास 12th। इस बिटिया ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है, अभी मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। उस क्वेश्चन को जब मैंने पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि ये जो क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं वो चार्ज बैलेंसिंग से है। इसलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट को आज बताना उचित समझा, चार्ज बैलेंसिंग, जिसे मैं आगे बताऊंगा। चार्ज बैलेंसिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर आपको चार्ज बैलेंसिंग नहीं आता है तो आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, और इतनी प्रॉब्लम होगी कि आप उल्टियां तक करने लगोगे। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर मल्टीपल चार्जेस का फंडा आपको नहीं क्लियर है तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। आगे हमारे पास है चौथा टॉपिक, व्हाट इज द सिग्मा। समेशन भी बोलते हैं इसे, बीजगणितीय योग भी बोलते हैं, अलजेब्रिक सम भी बोलते हैं इसको, समेशन को। तो समेशन के बारे में पढ़ेंगे कि समेशन क्यों पढ़ते हैं हम लोग, क्यों जरूरी है समेशन पढ़ना, इसका रोल क्या है, और बेसिकली इसका रोल फिजिक्स में कहाँ है, ये चीज हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद यूज ऑफ सिग्मा मैंने बता ही दिया। लास्ट टॉपिक हमारा बेसिक इंटीग्रेशन। अब बेसिक इंटीग्रेशन में इतनी जल्दी क्यों लेके आ रहा हूं, क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि अब आगे आपको समाकलन से जुड़े हुए डेरिवेशन मिलेंगे, यानी कुछ ऐसे डेरिवेशन मिलेंगे आपको जिसमें आपको इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने लास्ट का टॉपिक रखा है बेसिक इंटीग्रेशन। मैं कोशिश करूंगा कि आज के जो भी वीडियो बनना है 30-35 मिनट का, उस पूरे में ये सारे टॉपिक में डिस्कस करूं। मैं चाहूंगा कि इसे एक बार आप नोट कर लीजिए। अब आज के टॉपिक पे आते हैं। पहला टॉपिक हमारा, आप देख लो कि पहला टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई चार्ज रखा कहीं पे, तो चार्ज जैसे ही रखोगे, जैसे ही वो चार्ज एटमॉस्फेयर में आएगा, वातावरण में आएगा, तुरंत ही वो अपना एक वैद्युत क्षेत्र बनाने की कोशिश करेगा। हमने आपको बताया था कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, अगर कोई क्या है, पॉजिटिव चार्ज है,
तो वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ बनाता है, बाहर बनाता है। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनाता है, अंदर बनाता है। तो जरा मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए कि आपके पास इसको समझने के लिए आपको एक चार्ज लेना पड़ेगा। हमने क्या लिया कि पॉइंट ओ लिया और इस पॉइंट ओ पर हमने एक चार्ज रख लिया प्लस क्यू। एक पॉइंट चार्ज हमने क्या रख लिया, प्लस क्यू रखा। अब रखने के बाद क्या हुआ कि जैसे ये पॉजिटिव बना तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनाएगा, आगे, मतलब चारों दिशा में बाहर बनाएगा। हमने आगे की तरफ लिया, हमको आगे निकालना है। तो हमने क्या लिया कि इस चार्ज को जैसे लिया तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जब आगे बनाएगा तो आगे मान लेते हैं हमको यहाँ कहीं निकालना है, इस पॉइंट पे हमको ये निकालना है कि इस पॉइंट पे ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, यानी इसकी इंटेंसिटी क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसने बनाया है इसकी इंटेंसिटी क्या है, इसकी ताकत कितनी है। उस ताकत को निकालने के लिए हमने मान लेते कि इस पी पॉइंट पे निकालना है। इसको हमने ओ नाम दिया इस जगह को, और इसको हमने पी नाम दिया। तो जैसे हमने इसको पी नाम दिया तो हमने आपसे कहा था कि अगर कोई चार्ज है वो कितना तेज है कितना कम है, मतलब उसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है कितनी कम है, इसका पता कौन लगा पाएगा, चार्ज का पता कौन लगा पाता है, चार्ज ही लगा पाता है। तो हमने क्या किया कि यहाँ तो ओ, इस ओ पर स्टार्टिंग रखा है, यानी इसके कारण कितना बनना है पी पर, इसको पता करने के लिए हमने इस पी पर एक एक्स्ट्रा चार्ज ले लिया अपनी तरफ से क्यू नॉट, पॉजिटिव चार्ज। तो अब जरा आप एक मिनट के लिए सोचो कि हमारे पास यहाँ पर ये पॉइंट पी था और इस पॉइंट पी पर हमने ये क्यू नॉट लिया। तो जरा दिमाग लगाओ, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये डिस्टेंस भी कुछ ना कुछ होगी, तो ये डिस्टेंस हमने ले ली आर। अब जरा एक चीज, चैप्टर की पहली क्लास, इस चैप्टर की पहली क्लास यानी पहला वीडियो फिजिक्स का, मैंने बताया था आपको कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो दो पॉजिटिव चार्ज के बीच अट्रैक्शन फोर्स की रिपल्सन फोर्स, जी हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, रिपल्सन फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो ये बताओ अगर कोई चीज आकर्षित होती है, अगर मान लीजिए हम आपकी तरफ अट्रैक्ट हैं और आप हमारी तरफ अट्रैक्ट हैं, तो हम आपकी तरफ चलेंगे और आप हमारी तरफ चलेंगे। लेकिन अगर हम आपसे डिस्ट्रैक्ट हैं, मतलब रिपेल कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, और आप भी हमसे प्रतिकर्षित कर रहे हो, तो इसका मतलब हम दोनों की दिशाएं क्या होंगी, इसे आप भी उधर जाओगे और हम भी उधर जाएंगे, तभी तो प्रतिकर्षित होगा। मान लीजिए ये मार्कर हमसे प्रतिकर्षित हो रहा है तो हम भी पीछे हटेंगे और ये मार्कर भी क्या होगा, पीछे हटेगा। तो इसका मतलब जब आप दिमाग लगाओ कि ये O और ये P, इन दोनों जगहों पर ये भी प्लस है ये भी प्लस है, क्या ये चार्ज कभी इसके पास आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। क्या ये चार्ज कभी इसके पास आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। जब ये चार्ज इसके पास नहीं आ पाएगा तो ये चार्ज बाहर की तरफ भागना शुरू करेगा, और जैसे ये बाहर की तरफ भागा तो बाहर भागा किसकी वजह से, प्रतिकर्षण बल की वजह से, तो बल की दिशा कहाँ हो जाएगी, बाहर। अगर इस डायग्राम को कोई देख के पूछे कि बल की दिशा कहाँ होगी तो आप क्या बताओगे, प्लस क्यू आवेश से क्यू नॉट की तरफ होगी, प्लस क्यू आवेश से क्यू नॉट की तरफ होगी। क्यों, क्योंकि इस आवेश के कारण ही तो इसने बल का अनुभव किया। कहने का मेरा मतलब क्या है, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, जैसे ही पॉजिटिव आया तो इस पॉजिटिव ने इसको देखा और देखा तो इसने क्या देखा कि यार ये भी पॉजिटिव है, जब ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो रिपल्सन फोर्स लगा, और वो कहाँ लग गया, बाहर की तरफ। यानी इसमें फोर्स कहाँ से कहाँ लगेगा, ओ से पी की तरफ, यानी बल की दिशा कहाँ होगी, ओ से पी की तरफ होगी। और अगर हम माइनस चार्ज लेते, ये प्लस लेते मतलब ये प्लस लेते और ये क्या लेते, माइनस, तो अब इस हिस्से में क्या होता कि ये भी इधर जाता ये भी इधर जाता। अगर दोनों चार्ज सेम होते तो इनके बीच विद्युत क्षेत्र क्या बनता, न्यूट्रल। हमने आपको बताया था, चले जरा पिछली क्लास में बताया था। तो अब हमें इसकी वजह से, यानी इस प्लस क्यू की वजह से ये पता लगाना है कि इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो जरा दिमाग करते हैं, लैंग्वेज क्या लिखेंगे इसके लिए, लैंग्वेज क्या लिखेंगे पहले ये सुन लीजिए। माना कोई धन आवेश प्लस क्यू है, माना कोई धन आवेश प्लस क्यू है जो ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक कितना है, के। मैंने आपको परावैद्युतांक बताया था, तो आपको ध्यान होगा कि स्टार्टिंग फिर से सुनिए। माना कोई आवेश प्लस क्यू है जो किसी ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक के है, जिसका परावैद्युतांक के है।
इस आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए, इस आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए हमने क्या किया, एक कोई बिंदु P लिया और इस बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश का रखा Q0, और इस बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश का रखा Q0। Q और Q0 के बीच की दूरी कितनी है, R, अर्थात OP बराबर R। चूंकि दोनों आवेश समान प्रकार के हैं, इसलिए इन पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, अतः बल की दिशा O से P की तरफ बाहर की तरफ दर्शाई गई है। इतनी लैंग्वेज आपको लिखना है, रटना नहीं है, रटोगे तो बेड़ा गर्क है। डायग्राम देखो और भगाभग बोलते चले जाओ। क्या बोलोगे कि माना कोई बिंदु O है जिस पर एक प्लस आवेश Q रखा है, इस आवेश के कारण R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यह तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करी। चूंकि दोनों आवेश समान प्रकार के हैं, इसलिए इन पर प्रतिकर्षण बल लगेगा और उस बल की दिशा कहाँ होगी, बाहर। यह पूरा निकाय एक ऐसी जगह पर रखा है जिसका परावर्तनांक कितना है, K है। यानी आपको हर एक वर्ड के बारे में बोलना है। मैंने क्या बताया, पॉइंट चार्ज आपने लिया, ये भी आपको अपनी लैंग्वेज में बताना पड़ेगा। आप स्टार्टिंग प्लस Q से कर रहे हो, ये भी आपको लैंग्वेज में बताना पड़ेगा। इनके बीच का डिस्टेंस R है, ये भी आपको अपनी लैंग्वेज में ही लिखना पड़ेगा। O और P की जो डायरेक्शन वो बाहर की तरफ है, मतलब ये जो फोर्स लग रहा है, रिपल्सन फोर्स, प्रतिकर्षण बल, इसकी डायरेक्शन भी बाहर है, ये भी आपको रिटन ही लिखना पड़ता है। तो इतनी लैंग्वेज आपको लिखना अनिवार्य है, जो कि मैंने अभी आपको ओरली बताई है। सिंपली इसके लिख सकते हैं, लेट्स कंसीडर अ चार्ज Q which is kept on a point A. Due to this charge, R distance away point P, and where point P we kept another experimental charge Q0. Both charges are same, so repulsion force is acting outside from the substance. Distance between O to P is small r. इस तरीके से आप अपनी चीजों को लिख सकते हैं। एंड लास्ट में क्या लिखेंगे, एंड दिस टोटल इंसिडेंट इज केप्ट ऑन अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। यानी ये जो पूरा सब्सटेंस है, ये जो पूरा पदार्थ है, ये ऐसी जगह पर रखा हुआ है जहां पर परावर्तनांक कितना है, K है। क्योंकि जब आप चार्ज लेते हैं तो चार्ज भले हमको दिखता नहीं है, बट इट इज अ टाइप ऑफ सब्सटेंस, कहीं ना कहीं इसकी भी उपस्थिति होती है, तभी तो आपको करंट जैसी चीजें मिलती हैं। तो चलिए आगे समझते हैं इसको। तो ये चीज तो आप लिख लेंगे जो मैंने आपको लैंग्वेज बताई है। इसकी स्टार्टिंग कहां से करते हैं, देखिए ये बताइए O और P क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, कि बिंदुओं O तथा P पर रखे आवेश के कारण लगने वाला प्रतिकर्षण बल F बराबर 1/4π∁0 K। यहाँ पर चार्ज क्या रखा है, Q, यहाँ पर चार्ज क्या रखा है, Q0, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, R। तो ये हो गया R। ये भैया कूलाम के नियम से आया। किससे आया ये, कूलाम के नियम से। समीकरण नंबर 1 इतना हो गया। अब मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जरा आप एक काम करिए। हमने आपसे क्या कहा कि आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, कितना विद्युत क्षेत्र बना, उसकी तीव्रता कितनी है। तो मैंने आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला बताया था पिछली क्लास में। परीक्षण आवेश Q0 के कारण, परीक्षण आवेश Q0 के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
भैया इसके लिए फॉर्मूला क्या होता था, ई वेक्टर बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। अच्छा ये फोर्स लग रहा है कूलाम के नियम से, यहां क्या लिखेंगे, इस पॉइंट विशेष यह बल O से P की दिशा में बाहर लग रहा है। मतलब ये चीज मैं लिखना भूल गया था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। E बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, आपको याद होगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, कि लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। तो बस लास्ट स्टेप हमारे डेरिवेशन का जरा ध्यान रखिएगा। ये बताइए ई बराबर क्या है, एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। क्या आपने एफ वेक्टर की वैल्यू निकाल रखी कहीं से? आप देखिए पूरे डेरिवेशन में आपने एफ वेक्टर की वैल्यू कहाँ निकाली है, ये निकाली है, समीकरण लेकर आपने इसको माना हुआ है। तो अगर हम लोग इस वैल्यू को यानी एफ की जो वैल्यू रखी है, एफ की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर इस पूरी एफ की वैल्यू को, मेरी बात ध्यान से सुनिए, कठिन नहीं है, कठिन आप केवल बनाते हैं, चीजें ध्यान से पूरा फोकस करके समझिए। इस एफ को उठा के आप केवल यहां रख दीजिए, यानी इस एफ को हटाओ और उसके स्थान पर, उसके दर पर, उसके प्लेस पर इस चीज को उठा के रखो। तो इस वैल्यू को अगर आप यहां रखोगे तो सारी चीज क्लियर हो जाएगा। तो आप यहां लिख दीजिए कि समीकरण 1 से एफ का मान रखने पर उठा के वैल्यू पुट करिए, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ की पूरी वैल्यू उठा के सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। अब यहाँ फिर अपॉन है तो देखिए यहाँ फिर अपॉन है, तो अब ये नहीं कि आप एक बार फिर अपॉन लगाओ, चाहो तो लगा सकते हो लेकिन टाइम मत वेस्ट करो। अपॉन यहाँ पे था तो अपॉन आपके यहाँ मिल गया। अब इस एफ के अपॉन में क्या अभी है, क्या बचा हुआ है, क्यू नॉट, बिल्कुल सही बचा। अब उसी क्यू नॉट को यहीं बगल में उठा के लिखो। तो जब भी क्यू नॉट आप रखोगे तो जरा ये बताओ, आपने इतनी तो मैथमेटिक्स पढ़ रखी, अगर कहीं x/x लिखा है तो कटने के बाद कितना आता है, एक आता है। अगर कहीं x/x लिखा है कटने के बाद कितना आता है, एक आता है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सारे भाई बहन ध्यान से देखें, ये क्यू नॉट है, ये क्यू नॉट है, ये कट जाएगा। और जैसे ही कट गया, भैया इधर आ रहा है, चलिए, तो जैसे ही पूरा पूरा कट जाएगा तो ये ई बराबर क्या आपका आएगा, क्या आएगा ई बराबर आपका 1/4 पाई, ध्यान से, शायद यहां लिख लीजिए, जो बचा उसी को लिखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अब देखो क्या बचा है, क्यू बचा है और नीचे क्या बचा है, आर स्क्वायर, क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला आ गया। भैया ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, और अगर ये तीव्रता है तो इसका मात्रक क्या होगा, देखिए मैंने बताया था, एफ से यहां से निकाल लीजिए, एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और ये आवेश है तो मात्रक क्या बनेगा, न्यूटन पर कूलम। ध्यान से समझिए, कुछ मैंने, ये पहला स्टेप है और ये पूरा आपका सेकेंड स्टेप है। मतलब पहले आप डायग्राम बनाएंगे, फिर मैंने जो आपको लैंग्वेज बताई थी वो लैंग्वेज लिखेंगे, उसके बाद आप ये चीजें पूरी नोट करेंगे, फिर सेकंड में ये नोट करेंगे और लास्ट में क्या नोट करेंगे, ये नोट करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। जिसको नहीं समझ में आया है जरा एक बार वो फिर से देखे, जिसको नहीं समझ में आया है वो एक बार फिर से देखे कि कैसे हुआ है। हमने ये ओ पर एक चार्ज लिया प्लस क्यू, अब ये चार्ज अपनी तीव्रता बनाएगा, बाहर की तरफ बनाएगा, क्योंकि पॉजिटिव हो तो बाहर बनाएगा। तो बाहर की तरफ इसने तीव्रता बनाई, हमें नहीं पता कि कहां बनी, तो हमने ऐसे ही आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पे ले लिया। हमने इस पी पर तीव्रता का पता लगाने के लिए इस पी पर अपनी मर्जी से कोई एक चार्ज क्यू नॉट रखा। तो ये क्यू था, ये क्यू नॉट था, दोनों सेम थे। रिपल्सन फोर्स लगा, प्रतिकर्षण बल लगा, और इस प्रतिकर्षण बल की दिशा कहां होगी, ओ से पी की तरफ बाहर होगी।
इतना होते ही इतना देखिए। अब अगर इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लग रहा है तो तुरंत न्यूटन का नियम आ जाएगा, सॉरी कूलाम का नियम आ जाएगा, और वो कूलाम का नियम मैंने यहाँ F वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q × Q0/r²। भाई फॉर्मूला क्या था, F बराबर कूलाम के नियम का फॉर्मूला क्या था, F बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। यानी वहां पे दो चार्ज हुआ करते थे, यहाँ पे चार्ज क्या है, एक प्लस Q है, दूसरा चार्ज क्या है, Q0 है। तो Q1 के स्थान पे Q रखो, Q0 की जगह पे Q0 रखो, सॉरी Q2 की जगह पे Q0 रखो। ये रखते आपके पास F आ गया कूलाम के नियम से। अब इतना आते ही आपने क्या लिख दिया, यह बल O से P की दिशा में लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है, इसको वही बताना जरूरी होता है। बता देंगे एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ता है, कॉपियां सही चेक होंगी। आगे, परीक्षण आवेश Q0 के कारण बिंदु P पर उत्पन्न बद्ध क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि हमने क्या कहा, इस Q ने कितनी तीव्रता बताई है, इस Q ने कितनी तीव्रता बना ली है, इसका पता कौन ला सकता है, Q0 लगा सकता है। तो Q0 के कारण जो तीव्रता उत्पन्न हुई वो कितनी, E बराबर F वेक्टर अपॉन में Q0। आपने F वेक्टर का मान समीकरण 1 से निकाल के रखा हुआ है, यही F वेक्टर का मान आप इसमें उठा केवल पुट कर दो। पुट करते ही जहां F था, ये पूरी बड़ी सी वैल्यू उठा के रखी, अपॉन में Q0 था, तो Q0 से Q0 कैंसिल हो गया। फाइनली जो बचा वही हमारा रिजल्ट है। मैं चाहूंगा कि इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीपल चार्जेस, यानी अगर हमारे पास मल्टीपल चार्जेस आ जाते हैं, तो उन मल्टीपल चार्जेस के लिए हम किस प्रकार से इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनाएंगे वो आप आगे समझेंगे। फटाक से इसे आप नोट कर लीजिए। चलो अब आगे आते हैं। अब आगे क्या है जो मैंने आपसे कहा है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। अगर हमारे पास बहुल आवेश हो जाए, बहुल आवेश मतलब बहुत सारे आवेश हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 100 200, और वो हमने किसी एक सब्सटेंस के अंदर या किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्लोज करके रख दिया, किस मतलब यहाँ Q1, यहाँ Q2, यहाँ Q3, Q4, और सब अपनी अपनी इंटेंसिटी बना रहे, कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ, जैसे जो बना पा रहा है अपने हिसाब से तीव्रताएं बना रहा है, इंटेंसिटी क्रिएट कर रहा है। मान लो आप 5 लोग हो, 5 चार्ज हो, तो जो पहला वाला बनाएगा वो फर्स्ट था, तो उसने बोल दिया भैया हम E1 बनाएंगे इंटेंसिटी। हमने कहा ठीक है। तो E1 इंटेंसिटी किसकी है, E1 तीव्रता किसकी है, जो पहले चार्ज था Q1। ऐसे ही जो E2 इंटेंसिटी बनेगी वो किस चार्ज की वजह से बनेगी, Q2 की वजह से बनेगी। E3 Q3 की वजह से बनेगी। ऐसे E4 जो इंटेंसिटी बनेगी वो चार्ज Q4 की वजह से बनेगी। डैश डैश अगर ऐसे आप चले आए n टर्म के लिए, तो जो n टर्म पे इंटेंसिटी बनेगी वो Q1 चार्ज के थ्रू बनेगी। लेकिन ये सारी इंटेंसिटियां बन कहां रही हैं, किसी एक बड़े ऑब्जेक्ट के अंदर। अगर आपके घर में 5 लोग हैं और 5 लोग कमाने वाले हैं, और छठवां जो मुखिया है घर का, सारे लोग उसी के पास पैसे लाके जमा करो, तो उसके पास तो खूब ढेर सारे पैसे हो जाएंगे ना। मान लीजिए हमने 10 रुपए दिए, दूसरे ने 20 रुपए दिए, तीसरे ने 30 रुपए दिए, तो 30 20 50 और 1 60, ये 60 रुपए मिला के हमने किसी चौथे इंसान को दिए। तो हमने तो 10, उसने 20, उसने 30, यानी हमने E1, उसने E2, उसने E3। लेकिन जो चौथे व्यक्ति के पास पैसा गया वो 60 रुपए गया ना, ज्यादा गया ना, तीनों से अलग अलग गया ना, तो उसके पास एक चौथा रुपया हो गया 60। तो वैसे ही अगर पहले चार्ज ने E1 बनाया, दूसरे चार्ज ने E2 बनाया, तीसरे चार्ज ने E3 बनाया, चौथे चार्ज ने E4 बनाया, एंड चार्ज ने En बनाया, और जो टोटल बनेगी इंटेंसिटी वो क्या बन जाएगी मेरे, वो प्यारे बच्चों मेरे बन जाएगी E बराबर, E वेक्टर बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर, मतलब चाहे 4 चाहे 5 जगह थी तुमने E4 लिख दिया, ऐसे En वेक्टर। तो यानी कि अगर किसी निकाय के अंदर n चार्ज उपस्थित है, मतलब 10 20 50 100 200 चार्ज उपस्थित हैं, तो वो चार्ज जितना मिलके बनाएंगे इंटेंसिटी, वही पूरे
ऑब्जेक्ट की इंटेंसिटी बन जाती है। यानी उस ऑब्जेक्ट की टोटल इंटेंसिटी क्या होगी, सभी आवेशों के द्वारा बनाई गई अलग अलग इंटेंसिटियों का योगफल। अगर सभी का हम लोग योगफल निकाल देंगे तो ये जो फॉर्मूला निकल के हमारा आ रहा है, यही हमारा होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, यानी बहुल आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको शॉर्ट फॉर्म में चाहे तो लिख सकते हैं, ई वेक्टर बराबर समेशन सिग्मा आई बराबर 1 से लेकर m तक ई एन वेक्टर। अभी आगे बताऊंगा कि ये समेशन और ये सिग्मा कैसे आता है, उसके लिए आपको वीडियो आगे देखना पड़ेगा। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। इसे आप फटाक से नोट करें। फिर मैं आगे लेके चलता हूं आज का सबसे तगड़ा कॉन्सेप्ट जो मुझसे एक बच्चे ने पूछा था, चार्ज बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट। अगर आपको चार्ज बैलेंसिंग आ गया तो निश्चित तौर पर आगे न्यूमेरिकल्स में बड़ी आसानी मिलेगी। तो इसे फटाक से कॉपी करें, फिर आगे चलते हैं चार्ज बैलेंसिंग पर। उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। अब चार्ज बैलेंसिंग क्या है, जरा उस पर फोकस करते हैं कि चार्ज बैलेंसिंग क्या होता है। अच्छा, बैलेंसिंग मतलब क्या होता है? बैलेंसिंग का मतलब होता है संतुलन करना। संतुलन जब होता है, जैसे मान लीजिए दो लोगों ने आपस में संतुलन किया, तो संतुलन कैसे किया होगा? या तो उनके पास वो चीज बराबर बराबर होगी, या उनके बीच ऐसा कोई साझा हुआ होगा, ऐसा कोई डील हुआ होगा जिससे वो संतुष्ट होंगे, वो संतुलित होंगे। तो उसी प्रकार मान लीजिए हम एक चार्ज है, दूसरा एक चार्ज है, तीसरा एक चार्ज है, और तीनों चार्ज एक घर में रहते हैं, तो क्या होगा? अगर उनमें बैलेंस नहीं होगा, संतुलन नहीं हो, तो कोई ना कोई दिक्कत होगी। जरा गौर करिए। चार्ज बैलेंस, आवेश का संतुलन, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज बोलते हैं इसे। जरा फोकस करिए। जैसे एक चार्ज है Q1, 2 कूलम। ध्यान से सब लोग व्हाइट बोर्ड पर, कहीं नहीं। दूसरा चार्ज है 3 कूलम, और चौथा चार्ज है 6 कूलम। अब चार्ज बैलेंस तो होता है, पर चार्ज बैलेंसिंग की नौबत कब आती है? जब दो चार्ज को आपस में टच करा देते हैं। एक ये आवेश, एक ये आवेश, दोनों कुछ दूरी पर थे। हमने क्या किया? इस चार्ज को उठाया, इस चार्ज को उठाया, दोनों को लाके आपस में क्या किया? टच करा दिया। जैसे ही हम उन दोनों चार्जेस को टच कराएंगे तो वो चार्ज एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यही होती है चार्ज बैलेंसिंग। तो चार्ज बैलेंसिंग नौबत कब आती है? जब चार्जों को एक साथ टच कराया जाता है। मान लीजिए मैं टच कराया, टच करने के बाद उन्हें फिर से उतनी दूरी पर या उससे अधिक दूरी पर या कम दूरी पर रख दिया। चार्जों को टच कराया, टच करने के बाद उन्हें अपने हिसाब से फिर से रीअरेंज कर दिया। तो इस रीअरेंज के प्रोसेस में जो चार्ज उनके पास पहले था वो नहीं रहेगा। कहानी क्या? अगर ये 2 कूलम लेके बैठा है, ये 3 कूलम लेके बैठा है, इन दोनों को हमने टच करा दिया, तो टच करने के बाद ये क्या करेंगे? अपने चार्ज को बैलेंस करेंगे। और बैलेंस करने के बाद Q1 पर और Q2 पर बराबर बराबर चार्ज हो जाएगा। अभी बराबर बराबर चार्ज हो जाएगा, पर कितना होगा इसको समझते हैं। तो जरा इस पर फोकस कीजिएगा। मान लेते हैं हमने कि Q1 को Q2 से टच किया और उसे वापस हटा दिया। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए ये एक चार्ज कुछ था इनके पास, हमें नहीं पता कितना कितना था, जो आप मान लीजिए ऐसे रखे थे, लाए, टच कराए, कुछ दूरी पर कर दिए। है क्लियर? तो जब टच कराकर कुछ दूरी पर कर दिए तो जो ये पहले था इनके पास वो नहीं रहेगा, बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? समझो ध्यान से।
हमने एग्जाम्पल क्या लिया है, Q1 को Q2 से टच किया और उसे वापस हटा। Q1 कितना है 2, Q2 कितना है 3। देखो जब मैंने हटाएंगे तो हटने पर प्राप्त आदेश, मतलब जब हटा देंगे तो हटाने के बाद Q1 पर कितना आवेश रहेगा और Q2 पर कितना आवेश रहेगा, यही समझना है। तो देखो टच कराओ 3 और 2, तो भैया सुनो रिजल्ट कैसे आएगा। अब Q1 का मान कैसे लिखोगे, दोनों को टच कराओ 3 और 2, टच का मतलब जोड़ो, 2 जोड़ दिया हमने। अभी बताओ कितने आवेशों को टच कराया है, क्वेश्चन है कितने आवेशों को टच कराया, कितने नंबर ऑफ चार्जेस लिए हमने, 2, Q1 और Q2। तो किससे भाग कराएंगे, बोलो किससे भाग कराएंगे, 2 से। 3 और 2 5, 5/2 मतलब कितना 2.5 कूलम। यानी जब इन्हें हम टच कराकर वापस किसी भी दूरी पर रखेंगे तो रखने के बाद जो बैलेंसिंग चार्ज आएगा वो क्या आएगा, पहले पर कितना आ जाएगा 2.5 कूलम और दूसरे पर कितना आ जाएगा 2.5 कूलम। जरा दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ो, क्या जोड़ने पर कितना 2.5 जोड़ो कितना आएगा 5। पहले जोड़ लो, 3 और 2 जोड़ा कितना आया 5। चार्ज बैलेंस है कि नहीं, भाई स्टार्टिंग में भी 3 और 2 5 कूलम था और यहां भी 2.5 कितना आ रहा है 5 कूलम। इसका मतलब आपका चार्ज बैलेंस है। वही चीज आपने भैया केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ो नहीं पढ़ो, रिएक्शन कैसे बैलेंस करते हो, 2 कार्बन इधर तो 2 कार्बन उधर, 2 ऑक्सीजन इधर तो 2 ऑक्सीजन उधर। एज इट इज फिजिक्स में भी वही है, दिमाग लगाना है बस। अगर आप चार्जेस को टच कराते हो, मान लेते हैं सर इस बार आप 2 3 6 तीनों को टच करा दीजिए, मतलब अगर आप 2 3 और 6, देखिए कंसेप्ट है इसलिए मैंने टाइम में दिया नोट करने का। समझो 10 बार समझाऊंगा, 100 बार समझाऊंगा, मैसेज पे जाओ, कमेंट बॉक्स पे जाओ, यूट्यूब चैनल पे जाओ, भैया मैसेज टाइप करना पड़ेगा। अब इतना तुम्हें करना पड़ेगा, टाइप करो, अपनी प्रॉब्लम मेरे पास भेजो, अगर सोल्यूशन नहीं आता है फोन करो। आगे ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3। हमने क्या किया, Q1 को Q2 से, Q2 को Q3 से, Q3 को Q1 से और Q2 को Q3 से, सबको आपस में टच करा के रख दिया। यानी 3 चार्ज थे, इस बार एक चार्ज ये, एक चार्ज ये, तीसरा ये भोला 32। इन तीनों को टच कराया, इन तीनों को टच कराया, टच करने के बाद दूर दूर कर दिया। टच करने के बाद जब दूर दूर कर देंगे, मान लो Q1 कुछ लेके चला था, Q2 भी कुछ लेके चला था, Q3 भी कुछ लेके चला था, तीनों को टच करा दिया। टच करने के बाद अब जो कुछ लेके चले थे वो नहीं बचेगा, नया चार्ज उनके पास आ जाएगा। ध्यान से देखो, Q1 Q2 Q3 कितने चार्ज है इस बार, 3 चार्ज। तीनों को जोड़ो, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और किससे भाग देना है, कितने लोग हैं, 3 लोग हैं ना, 3 से भाग। 4 चार्ज को बैलेंस कर रहे हो तो 4 से भाग, 6 चार्ज को बैलेंस कर रहे हो 6 से भाग, 100 चार्ज को बैलेंस कर रहे हो 100 से भाग। करने के बाद में 3 2 5 और 1 6 जोड़ो भाई, 6 3 9 9 9 2 11, मतलब भाग जाना, मुहावरा होता है ना, 9 2 11 हो जाना। आओ भाग करो भाई, तो कितना आएगा, 3 त्रिक का 9, फिर कितना बचा, 2 बचा, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, यानी कि लगभग 3.666 या 3.67 लेते, यानी कि अब Q1 पर चार्ज कितना आएगा 3.66, Q2 पर चार्ज कितना आएगा 3.6 और Q3 पर चार्ज कितना आएगा 3.66। जोड़ो 3 3 6 3 9 और जो सॉरी इधर से जोड़ते हैं, 6 का 18, 6 का 18 और 1 19 और 3 3 6 3 9 और एक यहाँ से ऐसे आया था 10, कितना आया 10.98, 6 3 9 2 11, यानी 11 गुलाम लेके चले थे और 10.98 मिल गया। गुरुजी 0.02 कम है, नहीं समझ में हमको आया। अरे मेरे भैया 0.02 कोई बहुत बड़ी भिन्न नहीं होती, और वो कम नहीं हुआ होगा, वो 0.02 जो कम हुआ है वो भी समान रूप से तीनों में क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है,
अगर आप चाहो तो कोई 3 3 6 3 9 या आप कोई कटने वाली संख्या ले लो, अगर आप लोगे तो बराबर बराबर 4 तीनों पर आ जाएगा। जैसे मान लो इस बार Q1 था 2 कूलम और Q3 था माइनस का 4 कूलम, 4 कूलम कहा गया इन दोनों को टच कराएंगे तो क्या होगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन में 2। Q1 कितना है 2, ये कितना है माइनस का 4 बटे कितना आया 2, कितना आया माइनस का 2 बटे 2, कितना आएगा माइनस का 1, कितना आएगा, कुछ गलत हो गया क्या, 2 माइनस का 4 घटाया यहाँ से कितना है माइनस का 2 आया, भाग कराया माइनस का 1, यानी कि अब इन पर चार्ज कितना आ जाएगा माइनस और 1 माइनस। कहने का मतलब क्या हो गया कि जब चार्ज बैलेंस होगा तो Q1 पर आ जाएगा माइनस 1 कूलम और Q2 पर भी कितना आ जाएगा माइनस का 1 कूलम। खुद अगर आप इन्हें जोड़े तो 2 और माइनस 4, 2 और माइनस 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा माइनस 2, यहां जोड़ लो माइनस 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा माइनस 2। अर्थात इस प्रकार से चार्ज को बैलेंस किया जाता है। जितने चार्ज आप एक दूसरे को टच करा रहे हो उसको जोड़ के और उसी से भाग करना है। मतलब जितने आपने टच कराए, 4 को टच कराया है तो 4 से भाग, 5 को टच कराया है तो 5 से भाग, 6 को टच कराया है तो 6 से भाग। है क्लियर? उम्मीद करता हूं कि ये चार्ज बैलेंसिंग आपको समझ में आया होगा। नेहा बेटा आपको आपका आंसर मिल चुका है, अब उस क्वेश्चन को लगाइएगा, नहीं आता है तो आप फिर मुझसे पूछिएगा। है क्लियर? फिलहाल आपका क्वेश्चन क्या था मैं जरा पढ़ देता हूं। आपका इनका क्वेश्चन था कि 2 गोले हैं जिन पर एक पर 10 कूलम और एक पर 12 कूलम, शायद चार्ज अलग हो सकता है। 2 आवेश हैं जिन पर एक पर 10 कूलम दूसरे पर 12 कूलम है, इन पर F1 फोर्स लगता है, इन्हें टच कराकर पुनः R/2 दूरी पर रख दिया जाता है। अब बताइए फोर्स कितना लगेगा। तो भैया जब पहले डिस्टेंस था, पहले डिस्टेंस के लिए पहला चार्ज के लिए आप F1 कूलम के रूल से नहीं, पूरे क्वेश्चन को लगाइए कूलम के रूल से। उसके बाद जब आप उसको टच करा रहे हो, टच कराने के बाद चार्ज को बैलेंस करो, बैलेंस करने के बाद जो बैलेंस वाला चार्ज आता है, जैसे यहां पे आया चार्ज, वही बैलेंस चार्ज आप Q1 और Q2 पर रखो, फिर से कूलम का नियम लगाओ, और जब फिर से आप कूलम का नियम लगाओगे तो आपको अपनी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अगर इतना भी नहीं आ रहा है बेटा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके क्वेश्चन को अगली वाले वीडियो में जरूर लगा के बता दूंगा। मैं अभी इसे इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद उसे अपने क्वेश्चन में फॉलो कर पाए। अगर नहीं आता है तो निसंकोच मैं इस क्वेश्चन को लगा के आपको दिखाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि चार्ज बैलेंसिंग आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसे एक बार आप कॉपी कर लें ताकि ध्यान रहे। चलो भाई अब आज के लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वैसे तो ये सेकंड लास्ट है, अभी इसके बाद इंट्रीगेशन बचा है बताने के लिए, लेकिन लगभग वीडियो आपका 37-38 मिनट का हो चुका होगा, तो इसलिए अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इंट्रीगेशन को अगली बार आपको बता दूँ। ठीक है, मन मत निराश करिए, इंट्रीगेशन में अगली क्लास में बता दूंगा, क्योंकि अगर मैं नहीं बताऊंगा तो फिर मुझे ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जब मैं उसे डेरिवेशन में यूज़ करूंगा तो बहुत से लोग को नहीं आएगा। हालांकि नहीं आ रहा है उसके जिम्मेदार आप हैं। 11th क्लास में आपको इंट्रीगेशन बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया गया होगा। मैंने मैथमेटिकल फिजिक्स के नाम से इंट्रीगेशन पढ़ाया था। जिसको नहीं आ रहा है वो जाके उस कॉपी को देखे, सबको रिकॉल करे। फिलहाल मैं आगे पढ़ाऊंगा इंट्रीगेशन। एक बार मैं लगभग 15 से 20 मिनट का लेक्चर में इंट्रीगेशन पढ़ दूंगा आपको, उसके बाद मैं आगे फिजिक्स पढ़ाऊंगा, लेकिन अगली क्लास में, यानी 5वें वीडियो में हम लोग इसको कैरी करेंगे। 4थे वीडियो तक आज मैं केवल आपको सिग्मा बताकर खत्म कर दूंगा, तो फोकस करिए सिग्मा पर। सिग्मा के लिए मैंने आपके सामने यहाँ पे 3 बातें लिखी हैं। व्हाट इज सिग्मा, ये जो है इसे सिग्मा का चिन्ह बोलते हैं, साइन बोलते हैं, कैसे यूज होता है। हालांकि सिग्मा बॉन्ड आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ये भी सिग्मा होता है, लेकिन ये सिग्मा बॉन्ड होता है जो आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, इसका फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं। चलिए आइए, तो व्हाट इज सिग्मा, यूज ऑफ सिग्मा, यानी सिग्मा क्या है, इसका यूज क्या है, क्या उपयोगिता है इसकी, और आगे हाउ कैन यूज इन फिजिक्स, हम इसे फिजिक्स में कैसे यूज कर सकते हैं। अगर हम फिजिक्स में सिग्मा को यूज करना चाहें तो सिग्मा को हम कैसे यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस में, अपने डेरिवेशंस में, अपनी थ्योरी में, उसको मैं बताऊंगा कि आप लोग फिजिक्स में कैसे यूज कर सकते हैं। तो बच्चे सिग्मा की अगर बात की जाए तो सिग्मा आप लगभग 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं।
सिग्मा आप सबसे पहले आप इसे मैथ में पढ़े होंगे, सांख्यिकी के चैप्टर में, स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर में आपने सिग्मा को अवश्य पढ़ा होगा। सिग्मा का मतलब होता है बीजगणितीय योगफल। जैसे मान लीजिए आपको 4 अंकों को जोड़ना है, आप आराम से जोड़ देंगे। आपको 10 अंकों को जोड़ना है, आप आराम से जोड़ देंगे। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आपको अज्ञात नंबरों को जोड़ना है, तो आप जब अज्ञात नंबरों को नहीं जोड़ पाएंगे, लेकिन उसकी हल्की फुल्की भी जानकारी है, लेकिन और उसे जोड़ना है, और ये टास्क आपको सामने आ जाएगी, हल्की फुल्की जानकारी और उसे जोड़ना हो। मैंने आपसे कहा कि x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 को जोड़ो और 1000 x तक जोड़ो, तो आप क्या करोगे? अपनी कॉपी में लिखोगे क्या? आर्किमिडीज की तरह। भाई आर्किमिडीज का मैंने जिक्र क्यों किया कि आर्किमिडीज एक बार सनक गए। उन्होंने कहा मैं पाई के वैल्यू को खोज के निकालूंगा, 22/7 को हल करने की ठान ली। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पाई मतलब 22/7 मैथ में यूज करते हैं, आप फिजिक्स में भी यूज किए अभी आगे 4 पाई। तो इस पाई की वैल्यू 22/7 हमारे नेचर में एग्जिस्ट करता है, लेकिन नंबर लाइन पे कहीं नहीं एग्जिस्ट करता, बढ़ता ही चलता है, कभी हल ही नहीं हो। तो आर्किमिडीज एक बार सनक गए, तो उन्होंने लगातार लगभग 6 महीने तक केवल पाई की वैल्यू ही सॉल्व की थी। समझ रहे हैं? तो वैसे अगर मैंने आपसे कहा कि x1 से जोड़ना शुरू करो और x1000 तक 1000 x जोड़ो, तो क्या करोगे? कॉपी में लिखोगे x1, x2, x3, x5 ऐसे 1000 तक जोड़ोगे। मान लिया जोड़ भी लिया, तो कॉपी कितनी बड़ी कर लोगे? तो अगर उसको छोटे में लिखना है कि कोई आप ऐसा कुछ सामने लिख दें कि वो तुरंत समझ जाए कि आपने एक x से जोड़ा है और 1000 x तक जोड़ा है, तो ऐसे एक्सप्रेशंस को यूज करने के लिए हम लोग सिग्मा का यूज करते हैं। है क्लियर? समझ गए आप लोग क्या होता है सिग्मा? सिग्मा एक बीजगणितीय योगफल है, और इसे यूज किस तरह करते हैं आगे बता रहा हूं। सिग्मा का चिन्ह आप ध्यान रखेंगे। चलिए जरा फोकस करते हैं आगे। बच्चे जैसे मान लीजिए आपको x1, x2, x3, x4, x5 ऐसे बहुत से टर्म लिखे हैं, और xn तक लिखे हैं, और आपसे कह दिया कि आपसे कहा कि इसको जोड़ो, इसको जोड़ डालो। तो यार 5 मान लो 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे यार कब तक जोड़ोगे ना, बड़ा दिक्कत हो जाएगा। और आपसे कहा कि इसके जो जोड़ है, इसका जो योगफल है, उसको एक कैपिटल X से दिखा दिया गया है, इसको जोड़ो। तो ठीक है, ये तो कैपिटल X आप ऐसे दिखा सकते हो, लेकिन थोड़ा और अच्छे स्टाइल से लिखने के लिए क्या होगा कि आप सिग्मा का चिन्ह लगाओ, लगा दी। इतना करने के बाद आप किसको जोड़ लो? x1, x2, x3, x4, 6, 7। फाइनली आप जोड़ किस वेरिएबल को रहे हो? किस चर को जोड़ लो? x को। तो वो चर आप यहां लिखो, लिख दिए। अब ये बताओ, इतना लिखने के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ये सब क्या है? इंटीजर है ना। तो इंटीजर को किससे लिखाते हैं हम लोग? i से। वो इंटीजर आप यहां लिखो, नहीं नीचे xi हल्का सा नीचे। अब वही i जो आपने यहां लिखा है उसको आप यहां लिखो, तो i बराबर 1। क्यों? 1 से स्टार्ट किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे से कहां तक जोड़ते हुए गए हो? n तक। तो i बराबर 1 से जोड़ा, कहां तक जोड़ा? n तक। तो वही n आप यहां लिखो। यानी कि अगर आप चाहो तो इस पूरे xn टर्म को जोड़ के सीधे सिग्मा के रूप में क्या लिखोगे? सिग्मा i बराबर 1 से लेकर n तक xi। है क्लियर? कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और लेता हूं। एग्जांपल फर्स्ट था आपका, देखिए समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, और अगर इस प्रयास के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भैया विनती है आपसे, अपने क्वेश्चंस अवश्य पूछें। क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे तो मैं नहीं बता पाऊंगा। आप आलोचनाएं करते रहे कि वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम है, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको जो कुछ भी समस्या है, निसंकोच आप अपने प्रश्नों को पूछें। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर मान लीजिए 1/x1, 1/x2, 1/x3 ऐसे करके 1/xn तक लिखा है, और किसी ने कहा इसको जोड़ो, इसको जोड़ो। तो कैसे जोड़ोगे आप? कोई दिक्कत नहीं है, आप सिग्मा लगाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कहां तक? n तक जोड़ना है ना। अच्छा
किसको जोड़ना है, 1/x को जोड़ना, तो 1/x, यहां आई लिखो और इसके बाद i बराबर 1 से लेकर कहां तक गया हुआ है, 1 2 3 4 5 कहां तक गया, n तक गया हो ना, ये इसे लिख दो। है क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। जिसको भी समझ में नहीं आया है प्लीज आप नीचे YouTube पर लिखना मत भूलिए। तो ये हो गया सिग्मा क्या होता है, उसको लिखते किस तरह है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन कि सिग्मा को फिजिक्स में कैसे यूज करते हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूं, प्लीज विद्यार्थियों इस लास्ट के एक आध मिनट की वीडियो को जरूर देखिएगा। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ठीक अगली क्लास में मैं एक ऐसा डेरिवेशन आपके सामने यूज करूंगा जिसमें सबसे पहले सिग्मा ही यूज होगा। यानी वृत्ताकार वलय के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का निगमन, यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल। अगर एक सर्कुलर कॉइल है तो कॉइल कितनी इंटेंसिटी बनाएगी, उस इंटेंसिटी को निकालने के लिए हम सिग्मा का यूज करेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक रिंग है या ये एक तार है, ये वायर है और एक रिंग है। आपको कहीं से इतनी रिंग का लंबाई मालूम है, आपको इतनी रिंग यानी ये ए बी रिंग की लंबाई आपको मालूम है। बाकी ये जो रिंग बच रही है यहां पे, जहां पे मेरा ये कर्व मार्कर चला है, इस रिंग के बारे में आपको कुछ जानकारी नहीं है और इतनी लंबाई आपको मालूम है। तो अगर आप चाहो तो सिग्मा का यूज, भाई सिग्मा का मतलब क्या, जोड़ना। ये रिंग है कैसी, सर्कुलर, सर्किल, और वृत्त की परिधि कितनी होती है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल कितनी होती है, वो 2πr होती है। तो अगर आप चाहो तो सिग्मा का यूज करके इस 2πr में सिग्मा का यूज करके किसी तरीके से इस इतनी बड़ी रिंग की लंबाई को आप ज्ञात होने के बाद अपने आप इस सिग्मा का यूज करने के बाद इस पूरी रिंग की लंबाई निकाल सकते हो। जैसे मान लो इस तार के लिए इतनी लंबाई मालूम है। अब अगर आप चाहो तो बाकी हुई लंबाई आप सिग्मा के आधार पे निकाल सकते हो। इस तरह से हम लोग सिग्मा का यूज फिजिक्स में करते हैं। इसके यूज को और आगे बेहतर अगले वीडियो में आपके सामने जरूर लाऊंगा। उस वीडियो को देखना मत भूलिए और आज की वीडियो को मन से देखिए। घर पर रहिए, लॉकडाउन का पालन करते रहिए, माँ बाप का सम्मान करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।